हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हो यूनियन बजट में अभी बोला गया था कि 12 लाख तक हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा लास्ट टैक्स में बोला गया था कि भाई अब हमारे पास में जितना भी टैक्स प्रोविजंस हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर आएंगे। यही सारे प्रोमिसेस की वजह से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे लिए लेकर आई है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जा चुका है एंड अभी करेंटली उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो देखते हैं आखिर क्या क्या नए प्रोविजंस हैं, क्या नया है हमारे लिए इस बिल में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमारा 13 फरवरी को इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या चाहते थे? इसमें हम चाह रहे थे कि हमारे टैक्स सिस्टम को हम मॉडर्नाइज करें, ओके, थोड़ा ग्लोबल लेवल्स पर लेकर आए इसको, ताकि लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसी के लिए क्या किया गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कंप्लायंसेस मैकेनिज्म, डिजिटल गवर्नेंस, क्लियर टैक्स ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली फॉर ईसॉप्स को ध्यान में रखा गया। ईसॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो शेयर्स होते हैं जो एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं ताकि एम्प्लॉइज हमारे साथ ज्वाइन करें, और स्टार्टअप के द्वारा इन्हें ज्यादा यूज किया जाता है सो दैट अब हम उन्हें ज्यादा इनकम नहीं दे पा रहे तो हम उन्हें हमारी शेयर होल्डिंग दे देते हैं। बात आगे अगर हम करें तो इससे क्या क्या फायदा होगा? इससे एक तो लिटिगेशन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, अलोंग विद दैट ज्यादा अच्छी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगी, कॉमन मैन को इजीली चीजें समझ में आ पाएंगी और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहे होंगे। आगे अगर हम बात करें इस बिल को कितने प्रिंसिपल्स पर लेकर आया गया है, तो यहाँ पर 3 कोर प्रिंसिपल्स को यूज किया गया है। पहला है टेक्सचुअल एंड स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन। देखिए, इस बिल में कोशिश की गई है कि हम मैक्सिमम चीजों को टेबल के फॉर्मेट में लेकर आए। इसके साथ में यहाँ पर कोशिश की गई है कि हम फॉर्मूले प्रोवाइड करें जहां पर भी हमें कैलकुलेशंस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें क्लबिंग ऑफ इनकम, जहां पर एक पर्सन अपनी वाइफ के साथ में या अपने बच्चों के साथ में अपनी इनकम को क्लब करके दिखाना चाहता है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको डिडक्शंस मिल रहे हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी डिडक्शंस क्लेम करने हैं तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूले प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसी तरीके से इसको ज्यादा रीडेबल और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाया गया है। आगे अगर मैं बात करूं पॉलिसी कंटिन्यूटी की, तो पॉलिसी कंटिन्यूटी में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा टैक्सेशन फ्रेमवर्क है इसको और ज्यादा हमने स्टेबल रखने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा टैक्सेशन फ्रेमवर्क है जिसमें कि हमें बताया गया है कि हमारे ऊपर कितनी टैक्स स्लैब्स लगेंगी, क्या क्या चीजें रहेंगी। तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इसी को रिटेन करें लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसमें कर दें। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर प्रेडिक्टेबिलिटी को एक प्रिंसिपल माना गया है, जहां पर बोला है कि टैक्स रेट जो है वो हमारे सेम ही रहेंगे लेकिन इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी की वजह से, लेकिन हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हम रिबेट दे देंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा पहले 12 लाख रुपए तक में आपका कितना टैक्स लग जाता था? अप्रोक्सीमेटली 20% के अराउंड आपका टैक्स लग रहा था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये यहाँ पर हमें रिबेट देंगे, ना कि हमारे जो टैक्स रेट्स है उनको कम कर रहे हैं। मतलब अब आपको जितना भी टैक्स पे करना था वो टैक्स आपको पे नहीं करना होगा, वहां आपको रिबेट मिल जाएगी। जितना भी आपका टैक्स पेड होना था उसकी जगह रिबेट आकर आपको टोटल टैक्स 0 रुपीज पे करना होगा अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है। आगे दोस्तों बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हमने 3 pronged अप्रोच जो है यूज की है। सबसे पहले क्या यूज किया है इन्होंने? कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज जो है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो बड़े बड़े टैक्स प्रोविजंस थे, अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए थे, उन्हें पहले तो एक सेक्शन में कंसोलिडेट करने का कोशिश किया है। अलोंग विद दैट जहां पर लैंग्वेजेस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रही थी उसको थोड़ा इजी करने का कोशिश किया है। अलोंग विद दैट इन्होंने क्या किया है, रिडंडेंसीज को इम्प्रूव करने की, रिमूव करने की कोशिश की है। दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की तो उसके सेक्शन 2 में इनकम टैक्स को डिफाइन किया गया है, लेकिन सिमिलरली इस सेक्शन के अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जहां पर इसकी डेफिनेशन दी गई थी। तो अब क्या किया है, अब एक ही जगह इस डेफिनेशन को प्रोवाइड किया गया है ताकि बार बार हमें वो चीजें नहीं पढ़नी पड़े। और क्या किया है, रीऑर्गेनाइजिंग द सेक्शंस,
तो जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने मल्टीपल सेक्शंस में अगर कोई भी हमारी चीजें आ रही हैं तो उनको एक सेक्शन में लाने की कोशिश की है, उन्हें मल्टीपल सेक्शंस को कन्वर्ट करके कुछ एक से दो चार सेक्शंस में ही कवर करने का कोशिश किया है। आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पर किस तरीके की अप्रोच हमारी रखी गई है, कंसल्टेशन एंड रिसर्च बेस्ड अप्रोच यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन था, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ गवर्नमेंट्स ने या फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने मिलकर ही इसको पॉलिसी को बनाया था। यहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी इनवाइट किया गया। लोगों ने यहाँ पर बात करें अगर तो 20,976 ऑनलाइन सजेशंस भेजे थे, ठीक है। इन्होंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में भी कनेक्ट किया, जो हमारे टेक प्रोफेशनल्स थे उनसे भी बात की एंड अलोंग विद दैट बिजनेसेस से भी कांटेक्ट किया। बात करें अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की तो यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसी कंट्रीज के टैक्स प्रोविजंस जो है, जिस तरह से उनका टैक्स एक्ट बना हुआ है, इस तरीके से ही हमारा टैक्स एक्ट बनाने का कोशिश किया है, उतना ही सिंप्लीफाइड, उतना ही स्ट्रक्चर्ड। ओके, अगर हम बात करें कि क्या क्या की चेंजेस हमें देखने के लिए मिले हैं, तो अगर हम देखेंगे वर्ड्स के लिए तो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स में हम क्या देख रहे हैं, 5,12,535 मतलब 535 हमारे पास वर्ड्स थे। और अब यहाँ पर जो हमारा प्रपोज्ड वाला है उसमें ये 5 लाख से डायरेक्टली कट होकर कितने हो गए हैं, 2,59,676। तो हमें कितना ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अब बात करें अगर हम चैप्टर्स की तो यहाँ पर 47 चैप्टर्स थे जिसको इन्होंने कट कर 23 चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। सेक्शंस की अगर हम बात करें तो पहले 819 सेक्शंस थे जिसको 536 में डाल दिया गया है। ओके, अब ये 8-9 सेक्शंस जो थे इसके लिए एक और बात बताई गई थी, करेंटली एफएक्यूज रिलीज हुए थे, वहां पर इन्होंने बोला कि अब आपको लग रहा होगा सेक्शंस तो बहुत ज्यादा कम नहीं हुए हैं। तो हुआ क्या था कि जैसे जैसे इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स आ रहे थे वैसे वैसे ही यहाँ पर सेक्शंस बढ़ते जा रहे थे, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस बढ़ते जा रहे थे। तो अब वहां पर उन्हें भी कम करने की कोशिश की गई है। अब बात करें अगर हम टेबल्स की, तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता दी चुकी हूँ कि हमारे पास में यहाँ पर जो हमारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस थे उनको हमने टेबुलर फॉर्म में रखने की ज्यादा कोशिश की है ताकि ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो आप देख सकते हैं टेबल्स को इन्होंने 18 से 57 कर दिया है। और फॉर्मूले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काफी सारे न्यू फॉर्मूले लाए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लियरिंग ऑफ इनकम के लिए। तो यहाँ पर अब ये फॉर्मूले पहले जो 46 थे, सॉरी 6 थे, अब ये 6 से 46 हो चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ चीजें कम की गई है, कुछ चीजें बढ़ाई गई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोटिव यही है कि इसको ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए, इसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाया जाए कॉमन मैन की लैंग्वेज के लिए भी। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक नया पार्ट इन्होंने ऐड किया है जिसमें कि इन्होंने क्या बोला है, ये बेसिकली एनपीओस के लिए है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक नए पार्ट को इंट्रोड्यूस किया है। तो वो नया पार्ट भी आपको कुछ इस तरह से एक उसमें दिखाई देगा, हमारा जो बिल है ना उसमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर से टेबल्स है, कितना आसानी से चीजों को समझा जा सकता है। आगे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर सॉरी ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये बेसिकली शेड्यूल्स थे हमारे जिसमें कि हमें बताया गया था कि क्या क्या एग्जाम्पशंस हमें मिल रहे हैं। तो उन एग्जाम्पशंस की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो एग्जाम्पशंस को डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स में डिवाइड कर कर कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कहाँ कहाँ पर हमें एग्जाम्पशंस मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखने में भी कितना सुंदर है, कितना समझ में आ रही हैं चीजें। आगे बात करें अगर हम, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ चेंजेस लाए गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में कई बार पढ़ा होगा, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सिमिलरली आपने एएफएम में भी पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पर अब जो हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर था इन दोनों टर्म्स को हटा दिया गया है। नया टर्म कौन सा लेकर आए हैं, टैक्स ईयर। क्यों लेकर आए हैं, जिससे कि ये जो हमारे को डाउट रहता था वो डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ टैक्स ईयर रहेगा जिसकी डेफिनेशन इन्होंने दी है एक 12 महीने का पीरियड जहां पर हमारा फाइनेंशियल ईयर भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि पहले क्या होता था, पहले जब हमारे पास में असेसमेंट ईयर था
और फाइनेंशियल ईयर हमें देखना होता था, तो हम क्या कर रहे होते थे, जिस साल से इनकम शुरू हो रही होती थी टिल 31 मार्च, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इनकम स्टार्ट हो रही है अक्टूबर 2024 से और हमारी अर्निंग हो रही है, फिर हम कब से कब तक लेंगे, हमारे फाइनेंशियल ईयर को 31 मार्च 2025 तक लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। और असेसमेंट ईयर क्या है, सॉरी टैक्स ईयर क्या है हमारा, जो 12 महीने का पीरियड होगा, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर इन्होंने प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिमूव कर दिया। इसके अलावा अगर बात करें, जिस तरह से हमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूजन देखने के लिए मिल रहा था, उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर हमने फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं यूज किया टैक्स ईयर को, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर वो टाइम होता है जिसमें एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो जहां से उनकी अर्निंग शुरू हो रही है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको अक्टूबर 2024 से 31 मार्च तक का हमारा टाइम पीरियड बताया। ओके, आगे बात करें कॉमन यूसेज की, तो टैक्स ईयर जो है वो ऑलरेडी हम हमारे इनकम टैक्स लेजिस्लेशन में यूज कर रहे थे, लेकिन तब असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब टर्म्स होने की वजह से भी लोगों को कंफ्यूजन होता था। आगे बात करें अगर हम फाइनेंशियल ईयर का रोल क्या है, तो यहाँ पर ये स्टिल नेसेसरी है, क्योंकि अगर हमें प्रोसीजरल एक्शंस लेने हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें हमारे रिटर्न्स फाइल करने हैं, कुछ रेक्टिफिकेशंस करवाने हैं, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की जरूरत रहेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या समझ आता है कि हमारे पास अब दो टर्म्स हैं, एक है टैक्स ईयर और एक है फाइनेंशियल ईयर, राइट। टैक्स ईयर हम किसे बोल रहे हैं, 12 महीने के पीरियड को। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, जिसमें हम इनकम अर्न कर रहे हैं, वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भी हो सकता है। और अगर हमने बिजनेस नया स्टार्ट किया है या कोई नई जॉब स्टार्ट किया, इससे पहले हम कहीं पर भी कुछ नहीं कमा रहे थे, तो जिस टाइम से हमने हमारी इनकम शुरू की है टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च, हम उसको काउंट करेंगे। आगे बात करते हैं, अगर हम इनकम टैक्स में हमारे कुछ और भी प्रोविजंस लाए गए हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस को रिमूव कर कर एक सेक्शन में चीजें लाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे थे हमारे पीएफ में, ग्रेच्युटी में, सुपर एनुएशन में, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अलग अलग बहुत सारे सेक्शंस होते थे, ठीक है। इन सबको अब क्या किया है इन्होंने, इन मल्टीपल प्रोविजंस को एक ही सेक्शन में लेकर आ गए हैं, सिंगल सेक्शन में लाए हैं, जिसका हमारा क्या नाम है, हमारा इसका नाम होगा सेक्शन 828। ओके, अच्छा यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज को भी काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। और क्या किया गया है इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने सीबीडीटी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसको एम्पावर किया है। अब यहाँ पर क्या क्या किया है इन्होंने, ये कोई भी कंप्लायंस मेजर्स ला सकते हैं, इसके अलावा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स बना सकते हैं, और डिजिटल टैक्स मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो हैं वो भी लेकर आ सकते हैं, वो भी बिना पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन के। दोस्तों आप जानते हैं अगर कोई भी नए रूल्स या गाइडलाइंस हमारे अभी तक आते थे तो वहां पर पार्लियामेंट का कंसेंट जरूरी था, लेकिन अब अगर सीबीडीटी को कुछ नए रूल्स लेकर आने हैं जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए, तो अब सीबीडीटी वो बिना पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन के ला सकती है, बिना इनके इंटरवीन किए, बिना इनकी हाँ या ना के। चलिए, इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस को और ज्यादा एनहांस करने की कोशिश की गई है, ज्यादा बेटर हमारे कंप्लायंस को बनाने की कोशिश की गई है। तो हम यहाँ पर मॉडर्नाइज मेथड यूज करेंगे, जिसमें कि हम डिजिटली ट्रैक कर रहे होंगे और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, सिंप्लीफाइड टैक्स ट्रीटमेंट हो गया है इंसॉप के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अब हम यहाँ पर क्लियर टैक्स ट्रीटमेंट देंगे हमारे स्टॉक ऑप्शंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जिससे कि क्या फायदा होगा, लिटिगेशन हमारा रिमूव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और एफिशिएंसी जो है हमारी इंप्रूव हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट जो भी हमारे ऑब्सोलीट प्रोविजंस थे जो करेंटली किसी काम के नहीं है, ऑब्सोलीट मतलब जो पुराना हो गया है, बेकार हो गया है, ठीक है, टाइम के साथ में इंप्रूव नहीं हुआ है, उन सभी प्रोविजंस को भी हम निकालने की बात कर रहे हैं, एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है इंक्रीज एक्सेस फॉर टैक्स अथॉरिटीज। जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज है उनके लिए बोला गया है कि अब आपको ज्यादा एक्सेस दी जाएगी ताकि अब आप ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बना पाओ। इसके अलावा आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, इन सबको बेसिकली क्या कर सकते हो, इन्हें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा लोग सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दिखाते हैं लेकिन रियल में अपनी इनकम बहुत कम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उसकी भी एक्सेस इनको दे दी जाएगी ताकि यहाँ पर वो अगर कुछ चेक करना चाहते हैं, इनको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो वो भी अपनी सर्चेस के दौरान कर सकते हैं। और क्या बात की गई है, यहाँ पर बोला गया है कि जो टैक्स एनफोर्समेंट है उसको हम डिजिटल प्रैक्टिसेस के साथ में अलाइन करेंगे, राइट, जिससे लेकिन अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि इन्हें इतनी ज्यादा एक्सेस मिल रही है, ठीक है, तो हमारे लिए प्राइवेसी कंसर्न्स जो हैं वो भी रेज हो जाते हैं। हमारी प्राइवेसी ऑफ कोर्स जरूरी है ना। अब जरूरी तो नहीं है कि सभी ऑफिसर्स अच्छे से एथिकली काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एथिक्स, इंटीग्रिटी जो है उन ऑफिसर्स की कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पुट कर देती है। आगे बात करते हैं रिवाइज्ड टैक्स स्ट्रक्चर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 12 लाख रुपए तक की जो हमारी इनकम है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हो चुकी है, यहाँ पर हमें रिबेट मिल रही है, राइट। लेकिन हाईएस्ट टैक्स रेट जो हमारा है वो अब 30% का एप्लीकेबल होगा उन इंडिविजुअल्स पर जिनकी इनकम 24 लाख रुपए से ऊपर है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको 30% हिस्सा अपनी इनकम का देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर जाती है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप सभी लोगों को पता है, न्यू टैक्स रिजीम के दौरान हमारे कहाँ कितने हो गए थे, बेसिकली 50,000 से 75,000 रुपए हो गए थे। ओल्ड रिजीम अगर आप फॉलो करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको केवल 50,000 रुपए तक ही मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें इन सारी चीजों को क्यों लाया गया है, तो यहाँ पर हम हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक ज्यादा अच्छा, क्लियर, स्ट्रीमलाइन और एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं। हमारी जरूरी है कि हम जो कंप्लायंस हैं उनको और ज्यादा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम देखते हैं कि हमने टैक्स फाइल किए लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में ही नहीं पता था, या हमने उन्हें रीड किया लेकिन हमें लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते होंगे, ठीक है। आई हैव सीन मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर नॉट इवन एबल टू फाइल द आईटीआर बिकॉज दे डोंट नो कि किस आईटीआर फॉर्म के अंडर उन्हें अपनी इनकम फाइल करनी है। इतना अगर बेसिक लेवल से, फर्स्ट लेवल से ही हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हीं चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। और क्या बात हुई है, यहाँ पर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए भी ये स्टेप्स लिए गए हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो चुका है। इसके बाद में क्या होगा, देखो इसके बाद में क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं जो कि रिव्यू कर रही होती हैं चीजों को, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होंगी, वो क्या करेंगी, वो रिव्यू करेंगी, इसके बाद में इस पर डिबेट होगी और यहाँ पर कुछ सेक्शंस अप्रूव किए जाएंगे, कुछ चीजें हो सकती है मना कर दी जाए, तो वो सब चीजें रहेंगी। इसके बाद में ये क्या होगा, एक्ट जो होता है ये आपका इन्फोर्स हो जाता है, इनैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इससे इंडिया का जो टैक्स गवर्नेंस सिस्टम है वो काफी बेहतर हो जाएगा, काफी इम्प्रूव हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगी आपके लिए आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो आप सभी लोग जानते हैं जेआईआईबी के रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं और सीआईआईबी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको दोनों की ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। बात करें अगर हम सबसे पहले हमारे जेआईआईबी महापैक की, जो आपकी प्रिपरेशन में एक पुश देंगे, तो आप देख सकते हैं जेआईआईबी महापैक में हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारी जो वैलिडिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहे होंगे, आपको कोर्सेस मिल रहे होंगे, जहां पर अगर आप 6 महीने के लिए वैलिडिटी लेते हो तो वो आपके लिए केवल पड़ेगा 2799 का, ओके। अगर हम बात करें 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन की तो उसका वैल्यू प्राइस रहेगा आपका 3999। इसके अलावा दोस्तों जितने भी हमारे बैचेस लॉन्च हो रहे होंगे ड्यूरिंग दिस वैलिडिटी वो आपको सभी एक्सेस होंगे। मान लीजिए आपने सीआईआईबी का महापैक खरीदा, तो अगर हमारे सीआईआईबी में कोई भी फाउंडेशन बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, कोई भी एमसीक्यू बैच लॉन्च हो रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, तो आपको अपनी वैलिडिटी में सभी की एक्सेस मिलेगी।
सेम गोज फॉर JIIB महापैक ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लास नोट्स, लाइव क्लासेस और 24/7 डाउट सपोर्ट, मॉक्स, क्विजेस, ये सारी चीजें भी हम प्रोवाइड करते हैं हमारे महापैक के अंडर। आगे बात करते हैं अगर हम हमारे JIIB MCQ बैच की, जो कि स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, जहां पर आपकी फैकल्टीज आपके लिए MCQs, न्यूमेरिकल, केस स्टडीज लेकर आएंगे और आपको लाइव क्लासेस में समझाएंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, जो कि आपकी बेसिकली जो सक्सेस की रेट है उसको 100% कर देंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस है केवल 1999। आगे बात करें अगर हम ऑफिसर्स JIIB फाउंडेशन प्लस MCQ बैच, तो यहाँ पर हम आपकी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, फिर MCQ सॉल्व करवा रहे होते हैं। इसका भी प्राइस 1999 है। दोस्तों जैसे मैंने आपको JIIB महापैक और CIIB महापैक के टाइम पर बताया कि आपको क्लास नोट्स, लाइव क्लासेस, 24/7 डाउट सपोर्ट, इसके अलावा मॉक्स, क्विजेस, क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सिमिलरली आपको हमारे MCQ बैच या फिर MCQ प्लस कॉन्सेप्ट बैच में, फाउंडेशन बैच में भी ये प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात करें अगर JIIB फाउंडेशन बैच की, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसका भी प्राइस है आपका 1999। और कौन सा एग्जाम हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम मई 2025 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। आगे बात करें अगर CIIB की, तो CIIB के लिए आपके लिए है गोल CIIB फाउंडेशन प्लस MCQ बैच, जहां पर आपको अगेन लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, मॉक्स, क्विजेस, 24/7 डाउट सपोर्ट, सभी चीजें मिलेंगी। दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए कि CIIB महापैक लेते हैं अगर आप, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की सभी बैचेस आपको फ्री मिल रहे होंगे अलोंग विद दीज बैचेस। लेकिन अगर आप ये वाले बैचेस ले रहे हैं सिंपलर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वही पढ़ाए जाएंगे। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर CIIB फाउंडेशन बैच भी है, जिसका हम कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, जून 2025 का। इसका भी प्राइस आपका 2499 है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब एक नए टॉपिक, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ हमारी मुलाकात होगी कल। थैंक यू।